नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक पाल एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग इंडियन हॉबी। आज जातिगत जनगणना पे बात होने वाली है। इसको लेकर सत्ता में बैठे हुए कई सारे विपक्षी दल और सरकार में बैठे हुए भी कई सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया डाल रहे हैं और चाहते हैं कुछ लोग कि ये आए और कुछ लोग चाहते हैं ये ना आए। लेकिन आखिरकार ये जातिगत जनगणना है क्या? ये सभी चीजें जानने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं, अगर आप जातिगत जनगणना के सपोर्ट में हैं, इसका समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि डिटेल में मैं हर एक प्रश्नों का सवाल आपको बारी बारी करके इस चैनल पर लाके दूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा लें। जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों? लेकिन इसको जानने से पहले यह जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि भारत में 1931 तक जातिगत जनगणना होती थी और साल 1941 में एक डाटाबेस तैयार किया भी गया जाति के आधार पर, लेकिन उसको पब्लिकली लाया ही नहीं गया, उसको पब्लिकली किसी को बताया भी नहीं गया। और साल 1951 से लेकर साल 2011 तक की जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं। इसी बीच 1990 में केंद्र में तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने दूसरे वर्ग आयोग, जिसे आमतौर पर मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है, उनकी एक सिफारिश को लागू किया था। इस सिफारिश में था कि अन्य पिछड़े वर्ग के सभी उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में हर स्तर पर 27% आरक्षण की मांग थी। और इस फैसले के बाद भारत, खासकर उत्तर भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। और जानकारों का मानना यह भी है कि ओबीसी की कुल आबादी अभी तक, इसका कोई ठोस प्रमाण अभी तक नहीं है। मंडल कमीशन के आधार पर भारत में ओबीसी की जनसंख्या 52% है। हालांकि ये जो जनसंख्या बताई गई है, ये जो आबादी बताई गई है, ये 1931 की जनगणना के आधार पर ही है। और इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने सर्वे के अनुसार, चुनावी सर्वे के अनुसार और अपने अनुमान के आधार पर कभी इसे थोड़ा ज्यादा तो कभी इसे थोड़ा कम करके बताती आई है। इसके अलावा केंद्र सरकार जातियों के आधार पर कई सारी नीतियां तैयार करती है। इसका ताजा उदाहरण नीट परीक्षा का ही है, जिसमें ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी को आरक्षण देने की बात मोदी सरकार ने कही है। CSDS के प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का मानना है कि जनगणना में आदिवासियों और दलितों के बारे में पूछा जाता है, लेकिन गैर दलितों और गैर आदिवासियों के बारे में कभी नहीं पूछा जाता। इस वजह से सामाजिक और प्रशासनिक जितनी भी सुविधाएं होती है, उन सभी के वो जितनी भी नीतियां बनती हैं, उन तक पहुंचने से पहले सरकार को ये चीजें पहचानना और जानना और पता लगाना चाहिए कि आखिर इन सभी लोगों की जनसंख्या कितनी है। तभी तो जितनी भी चीजें हैं ये उन तक पहुंचेगी। जब सरकार को यही नहीं पता होगा कि इनकी टोटल जनसंख्या कितनी है, तो वो किस तरीके से, उनको कैसे ये पता चलेगा कि ये नीतियां सही तरीके से उन तक पहुंच रही हैं कि नहीं। और वह ये भी कहते हैं कि भारत में अनुसूचित जनजाति 15% है और साथ ही साथ 7.5% अनुसूचित जनजाति भी है। और इसी के आधार पर स्कूल, कॉलेजेस और जितने भी आरक्षण मिलते हैं, इसी डाटा के बेस पर और इसी के आधार पर मिलते आ रहे हैं। लेकिन जनसंख्या में ओबीसी की हिस्सेदारी कितनी है, इसका कोई ठोस आकलन अभी तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, किसी भी चीज को 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसी वजह से 50% में से अनुसूचित जाति और जनजाति को उनका आरक्षण देने के बाद जो बचा कुचा आरक्षण बचता है वो ओबीसी के खाते में आ जाता है। लेकिन इसके अलावा ओबीसी आरक्षण का और कोई आधार ही नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। इसके ऊपर मैं डिटेल में और धीरे धीरे करके वीडियोस लाने वाला हूँ। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस चैनल पे आपको जरूर मिलेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको दबा लीजिए। और अगर आप जातिगत जनगणना का सपोर्ट करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इससे सहमति रखते हैं या नहीं, और अपनी राय भी जरूर डालें। जय हिंद।